ओके गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 इन्वेंट्रीज। तो जैसा कि हम लोगों ने कवर किया था लास्ट क्लास के अंदर, तो मैंने यहाँ पूरा समरी और आप लोगों ने पूरा चार्ट ड्रॉ कर लिया है। तो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या कहानी है। इन्वेंट्रीज आर असेट्स। इन्वेंट्रीज हमारी क्या होती है कमॉन दोस्तों? असेट्स होती है। सर इन्वेंट्रीज असेट होती है, चैप्टर नंबर 5 क्लास 11 अकाउंटिंग इक्वेशन में तो सिखाया था कि इन्वेंट्री असेट होती है। बट जनरली जब भी हम साल भर में जब सर हम लोग इन्वेंट्रीज को परचेज करते थे, तब उसे हम असेट नहीं ट्रीट करते थे। कमॉन, क्या ट्रीट करते थे? एक्सपेंस ट्रीट करते थे और हम परचेज अकाउंट को डेबिट कर देते थे। और जब भी हम इन्वेंट्रीज को यानी कि गुड्स को सेल करते थे और उसके बाद में सर हम लोग क्या कर देते थे, उसको सर इनकम ट्रीट करके क्रेडिट कर देते थे। तो फिर सर हम लोग इन्वेंट्रीज को असेट कब मानते हैं? कमॉन, तो सर हम इन्वेंट्रीज को असेट मानते हैं ईयर एंड पर। कब कब मानते हैं सर? ईयर एंड पर, जब हमारे पास में कुछ इन्वेंट्रीज बच जाती है जिसको हम सेल नहीं कर पाते। कमॉन, जिसको हम सेल नहीं कर पाते वो है मेरी इन्वेंट्रीज, और उसको मैं अपना क्या मानता हूं कमॉन? असेट्स। क्योंकि असेट्स का मतलब हर वो चीज जो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देगी, वो जो मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगी, वो मेरा क्या होता है? असेट होता है। जिसका बेनिफिट मुझे करंट अकाउंटिंग ईयर में मिल चुका होता है वो मेरा एक्सपेंस होता है। कमॉन, क्या होता है? वो मेरा एक्सपेंस होता है। अब सर इन्वेंट्रीज का मतलब सर ऐसी कमोडिटी, ऐसी आर्टिकल, ऐसी कोई भी चीज जिसको हमने परचेज करी है फ्यूचर में वापस से सेल करने के लिए, परचेज करी है फ्यूचर में सेल करने के लिए, और वो इन्वेंट्री या वो गुड्स या वो कमोडिटी मेरे पास में ईयर एंड पे अनसोल्ड है, ईयर एंड पे बच गई है, ईयर एंड पे बच गई है, तो वो उसको मैं बोलता हूं स्टॉक या फिर कमॉन इन्वेंट्री। स्टॉक या फिर इन्वेंट्री, वो इन्वेंट्री मेरा असेट होती है, वो इन्वेंट्री मेरा असेट होती है। बोलो क्लियर यहां तक? यस सर। तो इन्वेंट्रीज आर असेट्स। सर ये क्या चीज होती है सर? सर ऐसे असेट्स हैं ये जिनको मैं कमॉन, जिनको मैं सर सेल करने के लिए लाया हूं, जिनको मैं सेल करने के लिए लाया हूं इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कमॉन, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिनको मैं सेल करने लाया हूं इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सर जिसको मैं सेल करने लाया हूं इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ओके सर, वो होते हैं मेरे इन्वेंट्री के नाम से असेट। एक मिनट सर, मैं ये फाइल को सेव कर लेता हूं। ओके कम ऑन, 1 सेकेंड। चलो, तो सर इन्वेंट्रीज मेरे असेट होते हैं जिनको मैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करने के लिए मैंने रखे हुए हैं, जिनको मैंने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर सेल करने के लिए रखे हुए हैं। इसका मतलब सर इसको मैं अल्टीमेटली बिजनेस के अंदर सेल करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, कौन ऐसा बंदा होता है जो इन्वेंट्री को अल्टीमेटली परचेज करके सेल करता है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली ट्रेडर बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, या सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं? कमॉन सर, ट्रेडर ही बोलते हैं। ट्रेडर क्या करता है सर? स्टॉक इन ट्रेड लाता है और स्टॉक इन ट्रेड को आगे सर प्रॉफिट मार्जिन वगैरह रख के आगे सेल कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेडर। तो मतलब इसको फिनिश्ड गुड्स, बेसिकली बोला है कि फिनिश्ड गुड्स मेरे क्या होती है जी? इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री आर असेट्स हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। फिनिश्ड गुड्स या फिर स्टॉक इन ट्रेड, फिनिश्ड गुड्स या फिर स्टॉक इन ट्रेड। अब सर और क्या क्या मेरी इन्वेंट्री हो सकते हैं? और क्या क्या मेरी इन्वेंट्री हो सकते हैं? जैसे अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं और तो मैं क्या परचेज करके लेके आऊंगा? फिनिश गुड्स परचेज करके लेके आऊंगा या रॉ मटेरियल? कम ऑन, रॉ मटेरियल लेके आऊंगा या फिनिश गुड्स? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को प्रोसेस करूंगा और प्रोसेस करने के बाद वो फिनिश गुड्स बन जाएगा, और फिनिश गुड्स बनने के बाद मैं उसको सेल करूंगा। बट क्या ये जरूरी है क्या कि ईयर एंड पर 31 मार्च की डेट पर हम सारे रॉ मटेरियल को, सब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर ही पाए? ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। इसका मतलब सर हमारे पास में रॉ मटेरियल भी बच सकते हैं, वो भी तो मेरी क्या है? इन्वेंट्री है। वो भी तो मेरी क्या है? इन्वेंट्री है। कम ऑन, थर्ड पॉइंट चेक करोगे आप। इन दी फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड, मतलब ऐसा माल या ऐसी सप्लाई जिसको मैं कंज्यूम करूंगा, खाऊंगा नहीं, कंज्यूम करूंगा। किसके अंदर कंज्यूम करूंगा? मेरे प्रोडक्शन के प्रोसेस में, मेरे प्रोडक्शन के प्रोसेस में, या फिर मैं किसी भी तरीके की सर्विसेज देने के लिए उसको यूज करने वाला हूं। जैसे कि मतलब रॉ मटेरियल और रूसुली मेरी क्या है? कमॉन, इन्वेंट्री है। क्या है जी? इन्वेंट्री है। अब एक और तरह की इन्वेंट्री हो सकती है, या तो कच्चा माल बच गया ईयर एंड पर, तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है मेरी, क्योंकि वो मैं नेक्स्ट ईयर उसको प्रोडक्शन में काम लूंगा। या फिर सर पूरा माल बन चुका है वो बच गया, फिनिश गुड्स में मेरी क्या है? इन्वेंट्री, उसको मैं सेल कब करूंगा? नेक्स्ट ईयर, वो भी मेरी क्या है? इन्वेंट्री है। सर अब एक और तरीके के गुड्स हो सकते हैं मैन्युफैक्चरर के पास में कि सर हमने मशीन में रॉ मटेरियल इनपुट की तरह डाल दिया, ठीक है, अब सर वो प्रोसेस होके बाहर निकलेगा एज अ फिनिश गुड्स। अभी प्रोसेस होने में मान लो 7 दिन लगते हैं, प्रोसेस होने में मान लो सर 7 दिन लगते हैं फॉर एग्जांपल।
तो अपन लोगों ने मशीन में रॉ मटेरियल डाला 28 मार्च को। अब वो फिनिश गुड्स बन के कब बाहर आएगा, मान लो 3 अप्रैल को या 4 अप्रैल को बाहर आएगा, पर वो 31 मार्च को तो फिनिश गुड्स नहीं बनेगा ना। हेलो, 7 दिन लगते हैं, मान लो 7 या 8 दिन लगते हैं, मान लो बनने में, पूरी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड कन्वर्ट होने में मान लो 7 या 8 दिन लगते हैं। तो 28 मार्च को जब मैंने रॉ मटेरियल इंसर्ट किए, इनपुट डाले मैंने मशीनरी के अंदर, तो क्या वो फिनिश गुड्स बन जाएगा क्या ईयर एंड तक, 31 मार्च तक क्या वो फिनिश गुड्स बन जाएगा या आधा बनेगा? आधा बनेगा ना। आधा बनेगा मतलब WIP, कम ऑन, आधा बनेगा मतलब WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। अभी काम चालू है, अभी पूरा बना नहीं है, अभी फिनिश हुआ नहीं है, अभी ये फिनिश गुड्स नहीं है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। अब एक बात बताओ, क्या वो आधा बना हुआ माल मेरा असेट है या वो तो वेस्ट हो गया, फेंक दूं उसको? क्यों, 31 मार्च के दिन वो तो आधा बना है, फेंक देते हैं उसको, क्या करेंगे? अरे सर क्या हो गया, क्या बात कर रहे हो, फेंकना क्या है? वो 4 दिन बाद 4 अप्रैल को बन जाएगा, उसमें क्या हो गया? तो 31 मार्च को पूरा नहीं बना हुआ तो क्या हुआ, आधा बना हुआ है तो आपका तो असेट ही है ना, उस पे आप अभी और काम करके उसको पूरा करके उसको बेच सकते हो। हेलो, तो आपका वो असेट है, कमोन, आपका वो एक्सपेंस नहीं है, तो क्या है वो आपका 31 मार्च के दिन आधा बना हुआ माल को हम क्या बोलते हैं, कमोन, वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं सर, वर्क इन प्रोग्रेस। तो देखो उसको मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे कि इन्वेंट्रीज आर असेट जो कि कहां पर है अभी, कहां पर है अभी, पूरा नहीं बना, कहां पर है, इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल, जिसको हम बोलते हैं WIP, कम ऑन। तो रॉ मटेरियल भी मेरी इन्वेंट्री होती है, ठीक है, WIP भी मेरी इन्वेंट्री होती है, वो भी मेरा असेट है, फिनिश गुड्स भी मेरी इन्वेंट्री होती है, वो भी मेरा असेट है। ये तो हो गई मैन्युफैक्चरर की बात। अगर मैं ट्रेडर हूं तो रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड ऐसा कोई टर्म नहीं होता ट्रेडर के लिए। हम पता है क्या टर्म यूज करते हैं, स्टॉक इन ट्रेड। क्या यूज करते हैं, कम ऑन, स्टॉक इन ट्रेड। क्या यूज करते हैं, स्टॉक इन ट्रेड। और मैन्युफैक्चरर के लिए 3 टर्म यूज करते हैं, कच्चा माल रॉ मटेरियल, आधा बना हुआ माल वर्क इन प्रोग्रेस, और पूरा बना हुआ माल फिनिश गुड्स। कुछ समझ रहे हो? कभी भी ट्रेडर के लिए फिनिश गुड्स यूज मत करना। ट्रेडर के लिए क्या यूज करना है, वो तो बना बनाया लाया रे, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। मैन्युफैक्चरर के पास में रॉ मटेरियल भी होगा, WIP भी होगा, और फिनिश गुड्स भी हो सकता है। रॉ मटेरियल भी हो सकता है, WIP भी हो सकता है, फिनिश गुड्स भी हो सकता है। ये तो रही सर हमारी इन्वेंट्री की डेफिनेशन। कुछ समझ में आया क्या, बोलो कमॉन, हेलो कमॉन बताइए। तो इन्वेंट्री मेरा एक्सपेंस है या असेट है? सर जब परचेज करके लेके आता हूं तब एक्सपेंस से बेचता हूं, सब इनकम है, पर जब बच जाता है ईयर एंड पे तब क्या है, असेट है। बच जाता तब क्या है सर, असेट है। बोलो क्लियर? ठीक है सर। अब समझते हैं सर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगी या जिसको मैं अपनी इन्वेंट्री नहीं मानूंगा। कम ऑन। तो इन्वेंट्री डज नॉट इंक्लूड या डू नॉट इंक्लूड सर स्पेयर पार्ट्स, सर्विसिंग इक्विपमेंट या स्टैंड बाय इक्विपमेंट which meets the definition of property plant and equipment। अब ये लिखवा तो दिया मैंने, इसका मतलब क्या है? देखो सर, ऐसी कोई भी चीज जो मेरे फिक्स्ड असेट की डेफिनेशन को मीट करते हैं, मतलब जो मेरे फिक्स्ड असेट हैं, जो मेरी मशीनरी है, जो मेरे फिक्स असेट हैं, जो मेरी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इसका मतलब वो मेरी इन्वेंट्री नहीं है। हेलो, फिक्स असेट को मैं बेचने के लिए खरीद के लाया हूं या यूज करने के लिए खरीद के लाया हूं? तो अगर मैं इनको यूज करने के लिए खरीद के लाया हूं ना, कम ऑन, अगर मैं इनको यूज करने के लिए खरीद के लाया हूं और ये मेरे फिक्स असेट की तरह हैं, फिक्स असेट की डेफिनेशन को मीट करते हैं, देखो ये डीप में मैं आपको ज्यादा ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि फिक्स असेट की डेफिनेशन क्या होती है एक्चुअली में, वो तो आप कवर करोगे CA इंटरमीडिएट के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में, जहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का मतलब ही यही है कि प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट होता क्या है, क्लासिफाई कैसे करना है, उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, मेजर किस पे करना है, वो सब बताते हैं। तो अपन ज्यादा डीप में जा रहे हैं, बस अपन ये समझा रहे हैं आपको कि सर अगर कोई भी चीज असेट की डेफिनेशन को मीट आउट कर दी, इसका मतलब वो मेरी इन्वेंट्री नहीं है, इसका मतलब वो मेरी इन्वेंट्री नहीं है। तो स्पेयर पार्ट या स्टैंड बाय इक्विपमेंट या सर्विसिंग इक्विपमेंट, जो भी जिस भी चीज ने मेरी असेट की डेफिनेशन को मीट आउट कर दिया है, वो मेरा इन्वेंट्री नहीं माना जाएगा। बोलो क्लियर, हेलो कम ऑन। But loose tools are the part of my inventory. Loose tools are the part of my inventory. Okay sir, आगे चलते हैं। Inventory should be valued at। अब सर इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू करते थे 11th क्लास में, कमॉन, क्या किस पे करते थे कमॉन 11th क्लास में? कॉस्ट और NRV whichever is lower as per accounting standard 2। देखो जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, हेलो,
जितनी भी बातें मैं आपको ये बता रहा हूं ना, ध्यान रखना, मैं आपको ये लिखवा देता हूं, ये चैप्टर की हेडिंग में आप लिख दो, विथ रेस्पेक्ट टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने बोला है ना दोस्तों, मैं वही आपको बातें बता रहा हूं। मैं अपने मन से या अपने घर से लाई हुई बातें नहीं बता रहा। जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वो कहां लिखा हुआ है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में लिखा हुआ है। डिटेल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में आप सीए इंटरमीडिएट लेवल पे कवर करेंगे, ठीक है। पर जितना जितना रेलेवेंट पोर्शन है उतना मैंने आपको लगभग यहाँ पे कवर मैं करवा दूंगा। चले आगे। तो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या कहता है सर? हमने पढ़ा था 11th क्लास में कि इन्वेंट्रीज को हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, यही था सर। पर आपने तो लिखवाया नहीं, आपने तो पहले इन्वेंट्री के दो पार्ट कर रखे हैं, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी। अब सर डब्ल्यू फिनिश गुड जहां जहां मैं लिख रहा हूं वहां पे स्टॉक एंड ट्रेड भी मान लेना। अब सर इतना बिल्कुल सही। हाँ सर, बताइए सर, इतना डीप में हमारे को 11th क्लास में पढ़ाया क्यों नहीं गया कि रॉ मटेरियल की भी हो सकती है इन्वेंट्री या फिनिश गुड्स डब्ल्यूआईपी की भी हो सकती है? सर क्योंकि 11th क्लास में जैसा कि आप लोगों ने कहा, हमने 11th क्लास में सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग करी है, पहली बात। और वो मेजरली क्या हुआ करता था? ट्रेडर। कमॉन, क्या हुआ करता था? ट्रेडर। कभी भी मैन्युफैक्चरर की हमने अकाउंटिंग 11th क्लास में करी ही नहीं है। कभी आपने देखा बैलेंस शीट में स्टॉक के अंदर रॉ मटेरियल भी आ रहा है, डब्ल्यूआईपी भी आ रहा है, फिनिश गुड्स भी आ रहा है? बताइए, कभी देखा तो बताओ। सर हमने करा ही नहीं है। हमने जो भी अल्टीमेटली क्वेश्चंस किए थे, जितने भी 11th क्लास या 12th क्लास में क्वेश्चन किए हैं, उसके अंदर मैन्युफैक्चरर की बातें करी ही नहीं है स्पेसिफिकली 11th क्लास में। तो वहां पे सिर्फ हम लोगों ने ट्रेडर की बात करी है। किसकी बात करी? कमॉन, ट्रेडर की। तो ट्रेडर के अंदर सर कभी भी रॉ मटेरियल होता ही नहीं है, डब्ल्यूआईपी होता ही नहीं है, फिनिश गुड्स होता ही नहीं है। वहां पे तो क्या होता है? स्टॉक इन ट्रेड। कमॉन, क्या होता है सर? स्टॉक इन ट्रेड। क्या होता है जी? स्टॉक इन ट्रेड। तो सर अगर स्टॉक इन ट्रेड होता है तो सर इसलिए हमने सीख लिया कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बट अब क्योंकि हम लोग एक फर्दर स्टेज पर आ चुके हैं सर, सीए फाउंडेशन पे आ चुके हैं, तो सर मैन्युफैक्चरर के पास क्या होता है? रॉ मटेरियल। क्या होता है सर? रॉ मटेरियल। क्या होता है सर? डब्ल्यूआईपी। क्या होता है सर? फिनिश गुड्स। क्या क्या होता है सर? रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स। सर ये तीनों तरह के स्टॉक इन्वेंट्री उनके पास में रह सकती है। अब सर अगर तीनों तरह की इन्वेंट्री रह सकती है तो तीनों तरह की वैल्यूएशन भी हमको आनी चाहिए। कमॉन, तो बताइए सर रॉ मटेरियल को किस पे वैल्यू करते हैं? मैं फिर कह रहा हूं, आपके ये पार्ट कवर नहीं है अभी इतना लेवल पे, इंटर लेवल पे आता है, बट सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। रॉ मटेरियल को हम वैल्यू करते हैं सर कॉस्ट पे। किस पे सर? कॉस्ट पे। कब? यहाँ पे कॉस्ट और एनआरवी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे कॉस्ट और एनआरवी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। रॉ मटेरियल के लिए कॉस्ट और एनआरवी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। रॉ मटेरियल के लिए कॉन्सेप्ट क्या है? कॉस्ट पे वैल्यू कर दो। पर कब? जब फिनिश गुड्स, जो रॉ मटेरियल से बनने वाला फिनिश गुड्स है, उस फिनिश गुड्स को उसकी कॉस्ट से ऊपर या बराबर में बेचा जाए। जैसे रॉ मटेरियल में लेकर आया, उससे जो भी माल मैं बनाता हूं उसको आगे बेचूंगा। उसको आगे अगर मैं कॉस्ट पे बेचता हूं या उससे ज्यादा बेचता हूं तो रॉ मटेरियल जो बचा है उसको तो कॉस्ट पे वैल्यू कर दो। या फिनिश गुड्स को भी अगर मैं कॉस्ट से भी कम में बेचता हूं फ्यूचर में, तो रॉ मटेरियल को फिर आप कॉस्ट पे वैल्यू मत करो, किस पे वैल्यू करो? रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। कम ऑन, किस पे? रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। इसका मतलब होता है कि भाई आज अगर मैं रॉ मटेरियल को बाजार में लेने जाऊं तो कितने दाम पे मिलेगा, इसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? कम ऑन, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बट मैं फिर कह रहा हूं, ये टॉपिक आपके लिए इतना डिटेल में यहाँ कवर नहीं है। इट विल बी कवर्ड एट सीए इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है सर जी। तो ये अपन ने सिर्फ रीड कर लिया, कुल मिला के ये जान लिया सर ऐसा होता है, डीप में ज्यादा नहीं जा रहे। ओके सर। अब सर एक और बात कर लेते हैं। अब सर फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी और ट्रेडर के लिए क्या हो सकता है सर? फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी और ट्रेडर के लिए क्या हो सकता है सर? कम ऑन, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड हो सकता है फॉर ट्रेडर। कम ऑन, समझ में आ रहा है? अब सर ट्रेडर के लिए तो हम क्या करते थे?
सर कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट फिनिश गुड्स के लिए भी है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट डब्ल्यूआईपी के लिए भी है। मतलब अगर आपके पास में इन्वेंट्री बची है फिनिश गुड्स की, अगर आपके पास में इन्वेंट्री बची है डब्ल्यूआईपी की, या अगर आप ट्रेडर हो तो कौन सी इन्वेंट्री बची है आपके पास में, स्टॉक एंड ट्रेड। आपके पास तो ट्रेडर के पास तो माल ही एक ही होता है, जो वो परचेज करके लेके आता है उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक एंड ट्रेड। अगर वो बच जाता है तो ओके सर। तो यहां पे क्या फॉर्मूला है जो आप लोगों ने पढ़ा है, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। किस किस के लिए सर, मैन्युफैक्चरर के तो डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स के लिए, और ट्रेडर के स्टॉक इन ट्रेड के लिए। सर अगर रॉ मटेरियल बच गया तो कॉस्ट, अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट या उससे ऊपर में बिकेगा तो, और रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट वैल्यू करना है कब, उससे बना हुआ फिनिश गुड्स अगर उसकी कॉस्ट से भी कम में बिकेगा तो। ज्यादा डिटेल में अपने यहाँ पे है नहीं, बस मैंने सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया है। बोलो क्लियर। देखो इसमें ज्यादा मैं डाउट्स नहीं लूंगा आपके, क्योंकि ये ज्यादा डिटेल में कवर यहाँ पे है नहीं। चलो अब सर ये, अब एक बात बताइए, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। अब सर डब्ल्यूआईपी तो पूरा बना ही नहीं, फिर कॉस्ट कौन से ले रहे हो। अरे जितना लगाया रे, जितना भी लगा है ना कॉस्ट, उतना कॉस्ट ले लेंगे, और जितने में भी वो आधा बना हुआ बिक जाएगा, जितने में भी वो आधा बना हुआ बिक जाएगा, वो क्या हो जाएगी उसकी एनआरवी। क्या हो जाएगी उसकी एनआरवी, समझे। जितने का जितना भी डब्ल्यूआईपी में कॉस्ट लगाया वो उसकी कॉस्ट हो गई। आधा बनाया तो कुछ तो लगा होगा, खर्चा तो किया होगा यार, क्या बात कर रहे हो, खर्चा ही नहीं किया क्या। आधा बनाने पे खर्चा तो किया ही है। हेलो, तो कॉस्ट और सर आधा बनाओ जितने में बिक जाएगा उसको हो जाएगी एनआरवी। हेलो, आधा बनाओ जितने में बिक जाएगा उसको हो जाएगी एनआरवी। अच्छा पूरा बना देगा तो दिक्कत ही नहीं है, फिनिश गुड्स की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। जितना भी फिनिश गुड्स को बनाने में लगा उसकी कॉस्ट ले ली, और उसके बाद सर उसकी पूरी ले ली एनआरवी। तो आ गया मेरा सर कॉस्ट और एनआरवी, जो भी लोअर होगा मैं उस पर हमारे इन्वेंट्री को वैल्यू कर दूंगा। बोलो क्लियर। स्टॉक इन ट्रेड को तो सर मैं जितने में लेकर आया वो मेरी कॉस्ट, जितने में लेकर आया वो मेरी कॉस्ट, और सर जितने में वो बिक जाएगा अभी अल्टीमेटली वो मेरी एनआरवी। अब देखो सर इसमें अब डीप है। अब सर कॉस्ट में क्या क्या होता है और एनआरवी कैसे निकालते हैं, कम ऑन। तो सर कॉस्ट में आता है एक तो कॉस्ट ऑफ परचेज, पढ़ चुके हैं हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी, कॉस्ट ऑफ परचेज। एक आती है हमारी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। सर कॉस्ट ऑफ परचेज और कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, सर ये कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कब आएगी, जब मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। हेलो, ये कब आएगी, जब मैं मैन्युफैक्चरर रहूंगा। इसके अलावा ट्रेडर में तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कभी आ ही नहीं सकती। अरे कुछ समझ रहे हो क्या, क्योंकि मैं तो बना बनाया लाया हूं। तो मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी आएगी, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट। अब सर इसको डिटेल में आगे के पार्ट में कवर करेंगे, बट कुल मिला के बता देता हूं कि कॉस्ट में तीन एलिमेंट होते हैं, एक तो कॉस्ट ऑफ परचेज, फिर उसको कन्वर्ट करने की कॉस्ट, और अदर कॉस्ट। और अदर कॉस्ट जो भी जरूरी थी इन्वेंट्री को प्रेजेंट कंडीशनल लोकेशन में लाने के लिए। ओके सर, एनआरवी क्या होती है, कई बच्चों ने 11th क्लास में पढ़ लिया, उनको एनआरवी का मतलब नहीं पता, बस ये पता है हाँ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एनआरवी का मतलब कि आज अगर मैं ईयर एंड पर इस गुड्स को बेचने जाऊं, बेच नहीं रहा हूं, कम ऑन, आई एम नॉट सेलिंग इट, बेचने जाऊं तो कितना पैसा मिल जाएगा, उसको बोलते हैं ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू। क्या बोलते हैं, कम ऑन, ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू, उसको बोलते हैं जीआरवी। क्या बोलते हैं, जीआरवी। पर अगर मैं बेचने जाऊंगा तो बेचने के लिए भी तो खर्चा करना पड़ेगा। हेलो कम ऑन, बेचने के लिए भी तो खर्चा करना पड़े। अभी तक बेचा नहीं है ना खर्चा किया है, ना तो बेचा है ना खर्चा किया है। बेचने जाऊंगा तो कितने में बिकेगा, एस्टिमेटेड ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू। ये एस्टिमेटेड है, ये क्या है सर, एस्टिमेटेड है। बेचने जाऊंगा तो कितना खर्चा हो जाएगा, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर दिया सर, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर दिया सर। माइनस करने के बाद क्या आ गई मेरी एनआरवी, क्या आ गई एनआरवी। सर आपने तो एक बात और लिखी है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ये क्यों लिखी, हाँ बिल्कुल सही, ये मैंने लिखी है इन रेस्पेक्ट टू वर्क इन प्रोग्रेस। जो माल आधा बना हुआ है उसको पूरा बनाने में खर्चा आएगा। सुनो, जो माल आधा बना हुआ उसकी एनआरवी कैसे निकालेंगे, अगर ये माल पूरा बन जाता तो कितने में बिकता, जीआरवी। बेचने की कॉस्ट कितनी आती, सेलिंग एक्सपेंस। पर अभी आधे बने हुए को पूरा बनाने में भी तो कॉस्ट आएगी, उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन।
तो ऐसे आएगी मेरी WIP की NRV, WIP की NRV, क्योंकि WIP पूरा बना हुआ नहीं है। तो ये एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन सिर्फ किस केस में काम आएगा? WIP में, ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ WIP में। हेलो, किधर काम आएगा सर? ये WIP की NRV निकालने में, WIP की NRV निकालने में। समझ में आ रहा है? क्योंकि फिनिश्ड गुड्स तो बना बनाया है और स्टॉक इन ट्रेड भी बना बनाया है, उसको और बनाने की तो कॉस्ट कभी भी लग नहीं सकती। कुछ समझ रहे हो? WIP आधा बना हुआ है तो उसको और बनाने की कॉस्ट लगेगी ना, वो कॉस्ट भी माइनस कर देंगे तो ही एक्चुअल में क्या आएगी उसकी? NRV। क्या आएगी? कम ऑन, NRV। कुछ समझ आ रहा है क्या? बोलो यार। हेलो, समझा था लास्ट क्लास में? इजी समझ में आ गया? ये है एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो सर अभी तक हमने क्या किया है कि इन्वेंट्री क्या होती है? सर इन्वेंट्री मेरी असेट होती है जिसको मैं या तो लेकर आया हूं फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या सर जिसको मैं अल्टीमेटली इन दी प्रोसेस चल रहा है, वो इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, उसके बाद बनने के बाद बेचूंगा, मतलब WIP। या फिर सर जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल मैं बनाने के लिए लाया हूँ या कंज्यूम करने के लिए लाया हूँ, वो भी मेरा क्या है? इन्वेंट्री है। कमॉन, वो भी मेरा क्या है? इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री में क्या क्या नहीं आता है? इन्वेंट्री में सर क्या क्या चीजें नहीं आती? कमॉन, इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें नहीं आती है सर? इन्वेंट्री में स्पेयर पार्ट, सर्विसिंग इक्विपमेंट या स्टैंड बाय इक्विपमेंट जो भी मेरी फिनिश गुड्स की या PPE की डेफिनेशन को मीट कर देती है, वो मेरी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनती। उसके बाद सर इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे करते हैं? तो 11th क्लास में पढ़ा था, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे। बट सर यहाँ पे तो हम फाउंडेशन में आ गए हैं, तो 11th क्लास में तो केवल ट्रेडिंग थी। फाउंडेशन के अंदर ट्रेडर भी है, मैन्युफैक्चरर भी है, सर्विस प्रोवाइडर भी है। तो मैन्युफैक्चरर के पास में सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड तो बचता नहीं है, मैन्युफैक्चरर के पास में रॉ मटेरियल बच सकता है, WIP भी बच सकता है और फिनिश गुड्स भी बच सकता है। रॉ मटेरियल को वैल्यू किस पे करेंगे? तो कॉस्ट पे। पर कब? जब उससे बना हुआ फिनिश गुड्स उसकी कॉस्ट या उससे ज्यादा में बिकेगा। और रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे कब वैल्यू करेंगे? जब उससे बना हुआ फिनिश गुड्स उसकी कॉस्ट से भी कम में बिकेगा। ये तो हो गई रॉ मटेरियल की बात, ज्यादा डीप में आपके यहाँ पे है नहीं। अब बात कर लेते हैं बचे हुए फिनिश गुड्स की, बचे हुए WIP की और ट्रेडर के स्टॉक इन ट्रेड की। उसको कैसे वैल्यू करेंगे? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और NRV विच एवर इज कम ऑन लोअर। कॉस्ट में क्या क्या? कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट। सर क्या होता है ये आगे देखेंगे, पर सर कॉस्ट में क्या क्या? कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट। NRV कैसे निकलेगी? कम ऑन, ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस। और अगर WIP की निकाल रहे हो तो आधे बने हुए माल को पूरा बनाने में जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन आएगी वो भी माइनस करने के बाद क्या निकल जाएगा? NRV, यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू की। अगर मैं इसको आज बेचने जाऊं तो मुझे नेट में कितना पैसा मिले उसको हम बोलेंगे NRV। बेच नहीं रहा हूं, बेचने जाऊं तो कितना मिलेगा वो एस्टिमेट कर रहा हूं। बोलो क्लियर? इन दोनों में से लोअर जो होगा उसको हम क्या बना लेंगे? हमारी सर इन्वेंट्री की वैल्यू बना लेंगे। बोलो कम ऑन क्लियर? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बाय फॉलोइंग कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। कुछ समझ में आया क्या? अब चलते हैं सर कॉस्ट के अंदर क्या क्या। कम ऑन सर, कॉस्ट के अंदर क्या क्या? फटाफट से आ जाइए यहाँ पे। तो अभी मैंने आपको चार्ट बनवाया, ये चार्ट आप ही की कॉपी का है। चलिए, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में सर आता है हमारे यहाँ पे 3 तरह की कॉस्ट। कौन कौन सी? कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और कौन कौन सी कॉस्ट? सर कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट। कम ऑन। अब सर कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या? तो सर जितने में भी आप गुड्स को खरीद के लेकर आए, परचेज प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस, परचेज प्राइस लिख दीजिए। उसके बाद सर ऐड कर देंगे इसमें जो भी हमारे एक्स्ट्रा खर्चे जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू दी एक्विजिशन। जैसे सर मशीन को लाने में, मशीन तो क्या बोलती है मैंने, इन्वेंट्री को लाने में सर कुछ कैरेज दे दिया मैंने, भाड़ा लगा दिया, भाड़ा लग गया मेरा, कैरेज इनवर्ड ऐड कर देंगे। लेबर चार्जेस लगा दिए, अनलोडिंग लोडिंग चार्जेस वो ऐड कर देंगे। अच्छा, लेस क्या करेंगे? सर जो भी मुझे फायदा मिला होगा। कम ऑन, क्या क्या सर? ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे सर। इसके बाद रीबेट अगर मुझे मिली है लेस कर देंगे। कोई ड्यूटी ड्रॉबैक सर, अगर कस्टम ड्यूटी वगैरह मुझे वापस से मिलने वाली है, टैक्स वापस से रिफंड होने वाला है, रिकवरेबल होने वाला है, लेस कर देंगे। और अदर सिमिलर आइटम को लेस कर देंगे। क्या बच जाएगा मेरा? कम ऑन, कॉस्ट ऑफ परचेज। क्या बच जाएगा मेरा? कॉस्ट ऑफ परचेज। अब दूसरी कॉस्ट कौन सी आती है सर? तो दूसरी कॉस्ट आएगी आपकी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कम ऑन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में बनाने वाली कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। जैसे
फैक्ट्री में लगने वाले ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कमॉन, क्या होता है सर? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसमें सर दो तरीके के होते होंगे, एक तो होते हैं फिक्स और एक होते हैं वेरिएबल। थोड़ा बहुत बेसिक बता रहा हूं बस, कि मान लो कि भाई मेरी एक फैक्ट्री है, उसका जो रेंट है वो फिक्स है या वो वेरिएबल है? वो फिक्स है या वो चेंज होता रहेगा? सर वो तो फिक्स ही है। चाहे मैं 1 यूनिट बनाऊं, चाहे 1,000, फैक्ट्री का मालिक तो मुझसे 1 लाख रुपए महीने का रेंट लेगा। चाहे मैं वहां पे कुछ भी काम ही ना करूं, बस लेके रख लूं, तो भी मेरा रेंट तो फिक्स लगेगा। उसको बोलते हैं फिक्स्ड खर्चा। क्या बोलते हैं? कमॉन, फिक्स्ड खर्चा, फिक्स्ड ओवरहेड। अब एक होता है वेरिएबल। जैसे 1 यूनिट बनाऊंगा तो 10 रुपए की लेबर लगेगी। तो मैंने 5 यूनिट बनाई तो कितनी लेबर लगी? 50। 5 लाख यूनिट बनाई तो कितनी लेबर लगी? 50 लाख रुपीज की लेबर लगी। और कुछ बनाई नहीं तो जीरो। उसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? कमॉन, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ऐसी कॉस्ट जो किसके हिसाब से कम होती ज्यादा होती है? यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। जितना भी प्रोडक्शन हमने करा है यूनिट्स का, उसके हिसाब से होती है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिट के हिसाब से। बोलो कमॉन, समझ में आ रहा है? उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स का मतलब जो फिक्स रहती है। वॉचमैन की सैलरी। वॉचमैन को क्या मतलब? बाहर आपके गेट पे जो वॉचमैन है, जो अल्टीमेटली आपकी फैक्ट्री की भाई पूरी रक्षा कर रहे हैं, उनको क्या मतलब? आप अंदर 1 यूनिट बनाओ चाहे 1 लाख, उसको तो उनकी सैलरी से मतलब है। वो कौन सा खर्चा है? फिक्स खर्चा है। कमॉन, क्या है वो? फिक्स खर्चा। कुछ समझ में आ रहा है? लेबर को तो हमने बोला है भैया माल बनाएगा तो रुपए मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वो कौन सा खर्चा है? वेरिएबल। हेलो, कौन सा है जी? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो चेंज होता रहता है, फिक्स मतलब जो फिक्स रहता है। ओके। इसके बाद डायरेक्ट लेबर, जॉइंट कॉस्ट। अब जॉइंट कॉस्ट भी कई बार लगती है। होता क्या है जी, इसमें ना ये मेन प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट दिया हुआ है। अभी मेन प्रोडक्ट क्या होता होगा? जैसे समझने की कोशिश करना, एग्जांपल देता हूं। मैं शुगर मैन्युफैक्चरिंग है मेरे पास, मेरी कंपनी है शुगर मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है, फैक्ट्री लगा रखी है। चीनी बनाते हैं अपन, शक्कर। अब चीनी बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है? अरे रॉ मटेरियल क्या है चीनी बनाने के लिए? अरे सर शुगर कैन, गन्ना। गन्ना बनना आएगा, उससे गन्ने का रस निकलेगा। उसके बाद प्रोसेस प्रोसेस होने के बाद में शक्कर बनेगी। तो पहले तो उसको रड़ाते हैं, गुड़ बनेगा, फिर उसको मतलब व्हाइट गुड़, फिर मतलब उससे गुड़ का प्रोसेस अलग है। देखो ना, जैगरी इसको हम बोलते हैं। तो जैगरी का प्रोसेस अलग है, ठीक है। चीनी का प्रोसेस अलग है। कमॉन, चीनी का प्रोसेस अलग है, जैगरी का प्रोसेस अलग है। मैं तो चीनी बनाता हूँ, ठीक है। तो चीनी भी नहीं बना ली अपन ने। अब चीनी बनाने के बाद में एक बात बताओ, वो गन्ने का जब रस निकाला, रस निकालने के बाद में गन्ने का कचरा बचता है, मोलेसिस। हेलो कमोन, अरे गन्ने का कचरा बचता है ना। वो गन्ने का कचरा बनाने के लिए मैंने गन्ने का रस निकाला था, या वो कचरा ऑटोमेटिक बच गया था? वो तो बच गया था, वो तो प्रोसेस का पार्ट है। वो गन्ने का कचरा थोड़ा ना निकालने के लिए, नहीं नहीं नहीं, गन्ने का जूस निकालने का जो कचरा बचेगा ना, वो उसको, उसके लिए मैंने गन्ने का रस निकाला। अरे यार क्या बात कर रहे हो, मैंने तो गन्ने का रस निकाला, कचरा बच गया। तो मेरा मेन प्रोडक्ट क्या है? गन्ने का रस से चीनी बनाना या अल्टीमेटली वो कचरा? अरे बोलो यार, शुगर कैन जूस या फिर वो मोलेसेस? शुगर कैन जूस वो फ्री में क्या निकल गया? मोलेसेस, कचरा आ गया फ्री में। उसकी भी वैल्यू है, वो भी बिकता है। कहाँ बिकेगा? अरे सर कैटल फीडिंग में काम आता है, वाइन मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, कैटल कैटल फीडिंग में काम आता है। तो कैटल फीडिंग वाले ले आते हैं भाई, गाय भैंस को खिलाने में काम आता है। उसका कितना मिलता होगा मुझे पैसा? छोटा मोटा पैसा मिलता होगा, थोड़ा बहुत पैसा मिलता होगा, ठीक है। तो जितना भी मिले मेरे को तो फायदा ही हुआ है ना। उसको हम बोलते हैं कमॉन बाय प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? कमॉन बाय प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? कमॉन बाय प्रोडक्ट। अपने आप निकला है बाय प्रोडक्ट, मैंने नहीं बनाया, अपने आप बन गया, फायदा हो गया, बाय प्रोडक्ट। हेलो, मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम कर देंगे। और जो मेन मैंने बनाया उसको मैं बोलता हूँ जी मेन प्रोडक्ट। क्या बोलता है? कमॉन मेन प्रोडक्ट। ये तो हो गया मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का एग्जाम्पल। अब एक ज्वाइंट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, समझना, ज्यादा डिटेल में नहीं, बिल्कुल बेसिक। पेट्रोलियम और डीजल कहां से बनता है? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का मतलब कच्चा तेल। कहां से आता है? वो जमीन से आता है सर। वो पड़ा होगा ना, क्रस्ट व्रस्ट होती है अर्थ की, उससे निकालते हैं। हेलो, बहुत सारे फॉसिल वगैरह के बाद में करने के बाद वो क्रूड ऑयल निकलता है, प्रोसेसिंग होती है ना। अरे यार समुद्र समुद्र से तेल वेल निकालते हैं, है कि नहीं? तो कच्चा तेल निकलता है वहां से। अब कच्चा तेल निकालने के बाद में प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग करने के बाद में अल्टीमेटली एक लेवल पे आने के बाद में वो थोड़ा सा यूजेबल होता है। पर अगर पेट्रोल बनाना है तो ज्यादा रिफाइंड, और डीजल बनाना है तो कम रिफाइंड। हेलो,
तो पेट्रोल और डीजल निकलेगा तो क्रूड ऑयल से ही। हेलो, कच्चे तेल से क्या बनेगा? पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल। हवाई जहाज वाला पेट्रोल भी तो उससे बनेगा, और कहां से बनेगा? हेलो। तो पर हवाई जहाज वाले फ्यूल की अलग प्रोसेसिंग है, पेट्रोल वाले फ्यूल की अलग प्रोसेसिंग है, और डीजल की अलग प्रोसेसिंग है, बट एक सर्टेन लेवल तक तो सबकी प्रोसेसिंग एक ही है। भाई एक अपन ने कच्चा तेल निकाला, उसके बाद थोड़ी प्रोसेसिंग करी, हाँ अब अपन डिसाइड कर रहे हैं पेट्रोल बनाना है, अब प्रोसेसिंग अलग करते हैं। अब डीजल बनाना है, अब प्रोसेसिंग अलग करते हैं। एविएशन फ्यूल बनाना है, अब प्रोसेसिंग अलग करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल जो अपन ने बनाया, क्या तीनों की अपनी वैल्यू है या दो फ्री में निकल गए? तीनों की अपनी वैल्यू है, तीनों को अपन ने फर्दर प्रोसेस करके निकाला। तो इसमें कोई हीरो प्रोडक्ट है क्या कि मैंने तो ये एक बनाया था जी, सारे अपने आप बन गए? मैंने तो पेट्रोल बनाया, डीजल अपने आप बन गया, ऐसा है क्या? अरे सर, हो नहीं सकता। पेट्रोल को अलग से बनाया होगा, डीजल को अलग से बनाया होगा, एविएशन फ्यूल को अलग से बनाया होगा। तो इसमें कोई मेन और कोई बाय नहीं है, कोई हीरो और कोई हीरो का बच्चा नहीं है, ये सारे हीरो है, जॉइंट हीरो है। कौन से हीरो है? जॉइंट हीरो। हेलो। तो इन प्रोडक्ट को कौन सा बोलते हैं? जॉइंट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? कम ऑन, जॉइंट प्रोडक्ट। क्योंकि इन सब की वैल्यू है। जैसे दूध से क्या क्या बनता है? अरे बोलो भाई। पनीर, दही, छाछ, हेलो, चीज, लस्सी, अरे बनता है ना भाई साहब, अलग 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 आइटम दूध से। घी कैसे भूल गए? सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, या फिर मेन बस दूध की वैल्यू है बस? सबकी अपनी अपनी वैल्यू नहीं। नहीं, हम तो भाई साहब दूध बना रहे थे। अरे तो तुम दूध कह सकते हो? दूध तो गाय देगी, भैंस देगी। हेलो। या अल्टीमेटली दूध देने वाले जो भी कैटल्स होते हैं वो दूध देंगे। तुम तो, अपन तो दूध बना नहीं सकते भाई, मशीन में दूध बनता नहीं है। दूध बनाने के बाद अपन ने मिल्क से प्रोडक्ट्स बनाए, अलग 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 फर्दर प्रोसेसिंग कर करके। उसमें कोई हीरो प्रोडक्ट है? सब अपने अपने वैल्यूबल है, सब अपनी अपनी वैल्यू रखते हैं, पर सबके लिए अलग अलग प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट पता है कौन से हैं? जॉइंट प्रोडक्ट। कौन से हैं सर? जॉइंट प्रोडक्ट। और एक हीरो प्रोडक्ट और एक बिल्कुल फ्री में निकल गया, मेन और बाय। मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। बनाया था गन्ने का रस, निकाला था, कचरा निकल गया फ्री में। तो गन्ने का रस, शुगर कैन जूस, मेन प्रोडक्ट। और साथ में फ्री में मोलसिस आया तो वो बाय प्रोडक्ट। कुछ समझ रहे हो? कुछ समझ रहे हो पक्का? तो ऐसे अलग 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 हमारे पास में इन्वेंट्रियां हो सकती है। इनकी भी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के नॉर्म्स हैं, बट वो इतना डिटेल में नहीं है, इसलिए मैंने आपको आगे नहीं लिखवाया। ये सब आप डिटेल में कब कवर करने वाले हो सर? सीए इंटरमीडिएट लेवल पे। बोलो क्लियर, कम ऑन, इजी। अब चलते सर हम लोग अदर कॉस्ट पे। अदर कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आती है? तो अदर कॉस्ट इंक्लूड्स only to the extent that they are incurred in bringing inventory to their present location and condition. अदर कॉस्ट में वही कॉस्ट लेंगे जिन कॉस्ट को इनकर करना जरूरी था इन्वेंट्री को जैसी आज दिख रही है वैसा बनाने में। मतलब इन्वेंट्री को रेडी टू यूज, सॉरी, रेडी टू सेल बनाने के लिए, इन्वेंट्री को रेडी टू सेल बनाने के लिए जो भी हमने खर्चा किया, अदर देन कॉस्ट ऑफ परचेज, अदर देन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, वो क्या है? अदर कॉस्ट। कमोन, क्या है? अदर कॉस्ट। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि स्कॉच बनानी है, लिकर इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको स्कॉच बनाना है तो उसको एज करना पड़ता है। 4 साल, 8 साल, 12 साल, 16 साल, 20 साल, जितने भी आपको, जो भी आपकी प्रोसेसिंग है। चावल बनाने जी बासमती, अब वो तो चावल तो भैया जमीन में उगेंगे, उसके बाद प्रोसेसिंग करने के बाद उसको आप एज करते हो, तभी तो बोलते हैं बासमती चावल एज फॉर 2 इयर्स, 4 इयर्स। उसको हमने 4 साल एज किया है साहब। उससे एज करने से उसकी कीमत बढ़ती है, और तभी वो क्या होता है? रेडी टू सेल होता है। कम ऑन, रेडी टू सेल होता है। तो भाई साहब चावल को स्टोर करा, स्टोरेज कॉस्ट लगनी पड़ती, तभी तो वो क्या होता? चावल रेडी टू सेल होता। तो रेडी टू सेल बनाने के लिए जो भी मैंने खर्चा किया उसको मैं क्या बोलूंगा? कम ऑन, अदर कॉस्ट। क्या बोलूंगा? अदर कॉस्ट। एग्जाम्पल दिए हैं, कॉस्ट ऑफ डिजाइन। जैसे मान लो कोई चीज बनानी तो पहले डिजाइन बनानी पड़ेगी। मुझे कार बनानी है तो पहले तो डिजाइन तो करवानी पड़ेगी, या कुछ भी बना दूंगा? अब डिजाइन कॉस्ट ऑफ परचेज तो नहीं है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी नहीं है, पर सर बिना डिजाइन के तो मैं कार बना ही नहीं पाता। टार्जन द वंडर कार, याद है क्या? वो डिजाइन चोरी हो गई थी अजय देवगन की, लड़ाई वड़ाई हो गई थी, फिर उसको मार वार दिया था, फिर उसकी आत्मा आत्मा आ रही थी। मूवी देखी तुमने?
अरे हर बच्चे ने देखी है वो टार्ज़न द वंडर कार, कॉस्ट ऑफ डिजाइन। वो कार कंपनी के लिए सर कॉस्ट ऑफ डिजाइन क्या है, उनकी तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है ना, पर कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं है सर, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो परचेज ही नहीं किया ना, मैंने तो कॉस्ट ऑफ डिजाइन ली है, केवल डिजाइन। डिजाइन के बेस पे क्या बनाऊंगा, माल बनाऊंगा, तो ये भी क्या है, मेरी अदर कॉस्ट है। इसके बाद सर इंटरेस्ट और बोरिंग कॉस्ट ओनली व्हेन इट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद सर देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इतना डीप में वैसे लिखवा दिया मैंने आपको, इतना डीप में अभी आपको समझा नहीं पाऊंगा मैं। बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है, सर मैंने बोरो किया उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है उसको बोरोइंग कॉस्ट कहते हैं, पर कब उसको इन्वेंट्री का पार्ट मानेंगे कब नहीं मानेंगे वो सब आपके फर्दर सीए इंटरमीडिएट में है। उसके बाद सर अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल, एग्जांपल पेटेंट राइट लिया मैंने प्रोडक्शन करने के लिए, अब मान लो मुझे दवाई बनानी है, पर दवाई बनानी है उसका फॉर्मूला मेरे को नहीं आता, फॉर्मूला आता है हमारे मान लो जी किसी बंदे की कंपनी को, ठीक है, तो मैंने उसको बोला यार, मैंने कहा भाई फॉर्मूला बता दे, मैं दवाई बनाना जानता हूँ पर कैसे कैसे कितना क्या क्या मिलाना है पता नहीं, पैरासिटामोल कितना मिलाना है, मान लो एजिथ्रोमाइसिन में जो भी डलता है अल्टीमेटली कौन सा निमोसुलाइड कितना मिलाना है या कौन कौन से केमिकल कितने मिलाने हैं मुझे नहीं पता, पर हाँ तू बता देगा ये इतना इतना मिलाना है, मिला के दवाई बना दूंगा। तो वो फ्री में बताएगा मेरे को या पैसे लेगा, पैसे लेगा ना। तो दवाई बनाने के लिए मैंने क्या करा जी, पेटेंट राइट परचेज करे, कम ऑन पेटेंट राइट परचेज करे, फॉर्मूला यूज करने का राइट परचेज किया, तो वो भी तो मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट में आएगा कि नहीं आएगा। पर क्या वो केमिकल परचेज करने की कॉस्ट है, नहीं वो कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं है। क्या वो दवाई को बनाने की कॉस्ट है, नहीं सर वो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन नहीं है। बट सर दवाई बनी कब पाई, जब मेरे को फॉर्मूला पता था, इसका मतलब अदर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बनेगी। कम ऑन कुछ समझ में आ रहा है क्या। तो ये है हमारा सर अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में तीन एलिमेंट। अब सर कौन कौन सी कॉस्ट हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं की जाएगी, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल हम लोग इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद स्टोरेज कॉस्ट, अगर स्टोरेज कॉस्ट जरूरी है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, स्टोर करने के लिए, एज करने के लिए तो कॉस्ट में आएगी, बट जरूरी नहीं थी। आपने कॉपी बनाई क्लासमेट की और उसको आप स्टोर कर रहे हो, अरे भाई वो तो बन गई तो बेच दो ना, वो तो रेडी टू सेल है, उसको स्टोर करने से क्या होगा, क्या कीमत डबल मिल जाएगी, 5 गुना मिल जाएगी, नहीं सर। अब आपने स्टोर किया, जबरदस्ती किया है, तो वो हम इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, मैंने बताया था एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का डायरेक्ट कनेक्शन आपकी इन्वेंट्री की मैन्युफैक्चरिंग से या इन्वेंट्री कन्वर्जन से नहीं है, इसलिए हम उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का कोई रिश्ता डायरेक्टली इन्वेंट्री की बनाने में, प्रोडक्शन में नहीं है, इसलिए उसको इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। कुछ समझ आया। ट्रेडिंग में डालते थे डायरेक्ट एक्सपेंस और पेंडल में डालते थे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बोलो क्लियर। तो ये है हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में क्या क्या आएगा और एनआरवी में क्या क्या आएगा। अब सर इसमें एक प्रॉब्लम और अराइज हो गई, कॉस्ट किस मेथड से निकाले। अब कॉस्ट को निकालने के भी देयर आर सेवरल मेथड्स, ठीक है, कॉस्ट को निकालने के भी देयर आर सेवरल मेथड्स। तो एक और टॉपिक इसके अंदर जो मेन टॉपिक है आपका, एक्चुअल में चैप्टर स्टार्ट यहां से होता है। आपने बोला जी कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट में बोला आपने जी कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन प्लस अदर कॉस्ट, हमने मान लिया। अरे तो कॉस्ट को डिटरमाइन कैसे करें, कौन सी कॉस्ट, किस दिन की कॉस्ट, लास्ट दिन की कॉस्ट, फर्स्ट दिन की कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट। तो उसके लिए दो अलग अलग मेथड है, एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और एक है हमारा दोस्तों नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। अब सर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में भी 5 मेथड्स अलग अलग दिए हैं आपको। एक तो है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, एक है फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक है लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, एक है आपके सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, एक है आपके वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ये 5 मेथड हैं क्या जानने के लिए, कॉस्ट को जानने के लिए। कॉस्ट में क्या क्या आता है, वो 3 चीज आती है, वो तो मैं बता ही नहीं रहा। कॉस्ट किस दिन की लेनी है, कब की लेनी है, एवरेज लेनी है, ओपनिंग की लेनी है, क्लोजिंग की लेनी है, किस दिन की लेनी है, तो वो ये मेथड्स बताएंगे। कम ऑन, वो ये मेथड्स बताएंगे। एक और मेथड है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, जहां पे हम जो एक्चुअल में आपने पे किया उससे हमें को मतलब होता नहीं है। ठीक है सर, यहाँ पे 2 मेथड है हमारे यहाँ पे, कौन कौन से हैं सर, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड और एक है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड का कोई क्वेश्चन नहीं है, बाकी सारे में देखा होगा आपने, मैंने सब में इलस्ट्रेशन लिख के रखे हुए हैं। अब सर ये जो पार्ट है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे
कि सर कॉस्ट और एनआरवी विचर्स लोअर आपने बता दिया, कॉस्ट में क्या क्या आता है, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट, ये भी आपने बता दिया। अब सर कॉस्ट किस दिन की लेनी है, कॉस्ट डिटरमाइन कैसे करनी है, तो इसके मेथड्स हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। बोलो क्लियर। आई होप आपको यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर होगी। चैप्टर एक्चुअल में नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा, अभी तक पूरा बेस और बैकग्राउंड था। इजी सर, चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।